हेलो फ्रेंड्स, युवा आईएएस प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं राजीव वर्मा और वैकल्पिक विषय के लिए जैसा मैंने कहा था पिछले अपने एक वीडियोस में कि इतिहास विषय का अध्यापन इस इंस्टीट्यूट में मैं आपको कराऊंगा। अभी हमने पिछले वीडियो में आपसे जो बात की थी वो यूपीएससी इतिहास वैकल्पिक विषय के पाठ्यक्रम पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे। देखो छात्रों, हम लोग पाठ्यक्रम पर पहले इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि तैयारी करने से पहले जब हमें पाठ्यक्रम का ही ज्ञान नहीं होगा, उसके क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं, तो फिर ऐसे में हमारी सफलता पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह रहता है। अक्सर मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ, मुझे भी पढ़ाते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं, कि बच्चे पढ़ते तो रहते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चों को पाठ्यक्रम और क्वेश्चन के पैटर्न का नहीं पता होता। मैं अपनी क्लास में इस दो चीज़ पर सबसे ज़्यादा बल देना चाहता हूँ कि एक तो आपको हर समय पर अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या है, और उस सिलेबस में यह भी पता होना चाहिए कि कोर टॉपिक कौन से होते हैं। कोर मतलब केंद्र विषय कौन सा होता है जहां आप सबसे ज्यादा मेहनत करें। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि प्री और मेंस के क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे होता है, यह आपको पता होना चाहिए। ये दो चीज आपको पता हो तब आप आगे सिविल सर्विस की तैयारी कीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ हम मेहनत करते रह जाएंगे और सफलता हमसे बहुत दूर होती जाएगी। जैसा मैंने कहा था कि पिछले वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री पर आपसे डिस्कस किया था और साथ साथ उसके कोर टॉपिक कौन से हैं, किस तरह का प्रश्न वहां पूछा जाता है, वहां हमने जिक्र किया। और हम अगले वीडियो में आज आपसे जो चर्चा कर रहे हैं वो मेडवल यानी कि मध्यकालीन भारत से जुड़े हुए करते हैं। देखिए, जब मध्यकाल का जो आपके पास अभी हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे तो यहां पर हम मध्यकाल को लगभग 3 सेक्शन में बांट लेते हैं। मध्यकाल शुरू कब से होता है? मध्यकाल मोटे तौर पर जो इतिहासकारों के अनुसार तब से शुरू होता है जब से भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। भारत पर तुर्कों का आक्रमण 11वीं सदी में हुआ और एंशिएंट हिस्ट्री की समाप्ति जो मानी जाती है वो लगभग गुप्तोत्तर काल 7वीं सदी से मानी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 7वीं सदी गुप्तोत्तर काल जिसमें हिंदू राजवंश अधिक रहे, और जब हमारे पास तुर्कों का आक्रमण हुआ 11वीं सदी, तो 7वीं से 11वीं का जो बीच का सेक्शन है उसको कुछ लोग एंशिएंट हिस्ट्री में भी डाल देते हैं और कुछ लोग उसको मिडवल में भी डालते हैं। हमने यहां पर इस समस्या का एक समाधान किया है, अभी आप पीछे भी देखेंगे मेरे, उसको हमने डाला है पूर्व मध्यकाल प्री मेडवल में। और पूर्व मध्यकाल का मतलब है कि मध्यकाल से पहले का एक सेक्शन हमारे पास है और जिसका टाइमिंग कितना होगा, लगभग 7वीं से लेकर लगभग 11वीं सदी के बीच में होगा। यहां पर हम देखिए सिलेबस में क्या देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे ये लगभग 750 से स्टार्ट हो रहा है और 1200 के बीच में आपके पास चलेगा। और इसमें हमें यह देखना है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कौन से राजवंश हैं और साथ साथ उनकी प्रमुख विशेषताएं और वहां से पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं। यहां पर आप देखिएगा उत्तर भारत और प्रायद्वीप मतलब दक्षिण का जो भाग हमारे पास है में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम राजपूतों का उदय। देखिए अब इन्होंने क्या करा, यहां एक्चुअली में इन्होंने ये करा है कि जो हेडिंग आपको दिया है वो हेडिंग हमारे पास है, ये इस तरह का हेडिंग है आपके पास में, और आपको जो दिया गया है वो ये है कि आपको राजव्यवस्था देखनी है। ठीक है, राजव्यवस्था कहां की देखनी है? एक तो राजव्यवस्था ये देखनी है कि उत्तर भारत में क्या चल रही है, और राजव्यवस्था ये देखनी है कि दक्षिण भारत प्रायद्वीप में कौन कौन से राजनीतिक वंश चल रहे हैं। तो अगर मैं यहां से बात करूं आपसे इस जगह पर, अगर हम भारत में चले यहां पर, तो भारत में हम देखेंगे कि ये प्रायद्वीप का भाग है। ये क्या है हमारे पास? प्रायद्वीप का भाग। और यहां पर हमने, आप देखिएगा इस जगह पर हमारे पास चलेंगे चालुक्य वंश, इस जगह पर हमारे पास चलेंगे राष्ट्रकूट वंश, और फिर हमारे पास एक बार हो आएंगे यहाँ पे चालुक्य, इतने सेक्शन पर। और नीचे हमारे पास जो बड़ा वंश आएगा वो आएगा आपके पास में चोल वंश। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चालुक्य वंश, फिर राष्ट्रकूट वंश, फिर एक बार चालुक्य वंश, और साथ साथ दक्षिण भारत में जो चोल हैं उनके बारे में बात करनी है। और उत्तर भारत में अगर मैं बात करूं तो उत्तर भारत की इस समय की मतलब 8वीं सदी से 12वीं सदी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है राजपूतों का उदय। तो राजपूतों का जो उदय यानी कि उद्गम है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजपूतों के उदय से संबंधित इतिहासकारों के बीच में किस तरह का विवाद है। और इतिहासकारों के बीच जो विवाद है कि जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजपूत जो थे विशुद्ध क्षत्रियों के संतान थे, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजपूत जो थे वो विदेशी सीथियंस जैसे शक कुषाण उनके संतान थे यहाँ पर। तो हमारा यूपीएससी के अनुसार सही उत्तर क्या होना चाहिए, उस पर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। तो राजपूतों के उदय से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, और साथ साथ जैसे मैंने कहा था आपसे चालुक्य, राष्ट्रकूट,
पर प्रश्न पूछा जाएगा। ये ऑलरेडी एंशिएंट के सिलेबस में भी लगा था, आप चाहें तो उधर तैयारी कर लीजिए, आप चाहें तो इधर कर लीजिए। ठीक है, अगली बात हमने कहा चोल आएगा दक्षिण भारत में नीचे, चोल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज, लेकिन इतना ही नहीं होता, बल्कि चोलों पर अगर मैं बात करूंगा तो चोलों से जुड़े हुए प्रशासन पे तो जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, और चोलों के प्रशासन में एक प्रश्न जरूर आता है, आप चाहें तो नोट करिएगा, और वो आता है कि चोलों की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वय शासन प्रणाली, ये प्रश्न जरूर आता है। और चोलों पर एक प्रश्न जरूर बनकर आएगा, और वो है वहां का मंदिर स्थापत्य, द्रविड़ मंदिर स्थापत्य। तो चोलों पर दो प्रश्न को आप जरूर तैयार करेंगे, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और एक उसका टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, आगे देखेंगे सामंतवादी व्यवस्था, वो मैंने एंशिएंट में भी आपसे डिस्कस किया था। साथ साथ यहाँ की नगरीय या कृषि अर्थव्यवस्थाएं, ये सामान्य बात है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। स्त्रियों की स्थिति नॉर्मल है, और एक आप चाहें तो ये थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, और वो हमारे पास है भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यानी कहने का मतलब है, क्या प्रश्न बनेगा, 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास क्या था, इस पर आपको प्रकाश डालना। मतलब सामान्य प्रश्न है, ये बार बार नहीं आता है, अक्सर इसमें चोल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, या पहला वाला टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलेंगे आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट आप देखिए प्री मेडवल में इसके आगे बढ़ेंगे, तो प्री मेडवल में इसके आगे बढ़ते हुए पर हम जो आपसे बात करेंगे, जस्ट ए मिनट, ये आपके पास आ गया यहाँ पर, और इस पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये होगा। यहां पर है आपके पास भारत की सांस्कृतिक परंपरा, उतना ही टाइम आपको दिया 8वीं से लगभग 12वीं सदी के बीच में। इसमें क्या होगा, शंकराचार्य एवं वेदांत। आपको ध्यान होगा एंशिएंट हिस्ट्री में भी यही टॉपिक था, आपने जब पहला वाला वीडियो आप देखिएगा तो तब भी यही था आपके पास, और तब भी मैंने आपको बताया था कि शंकराचार्य पर दो ही सिद्धांत उनके आते हैं, एक अद्वैतवाद का आता है और एक मायावाद का आता है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा, दोनों जगह पर प्रश्न बनेगा। रामानुज और विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य और ब्रह्म मीमांसा, ये कहां तैयार होगा, थोड़ी देर पहले जब हम लोग आगे के सिलेबस पर इस पे पीछे चर्चा कर रहे थे आपसे, तो उस समय हमने एक भक्ति आंदोलन का टॉपिक देखा था, और हमने ये देखा था कि जो भक्ति आंदोलन का टॉपिक सिर्फ लिख दिया गया था, उसका फैलाव नहीं था, उसका स्पष्टीकरण नहीं था। तो आप ये देखिएगा कि जब भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य के द्वारा ही होता है। तो जब आप रामानुजाचार्य को पढ़ोगे तो रामानुजाचार्य के साथ साथ उनके दर्शन को भी पढ़ोगे, माधवाचार्य को भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको ये पूरा जो टॉपिक एक्चुअली में क्या पढ़ना है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन को एक बार ठीक से पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक उसके साथ आपके तैयार होंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये भी लिखा हुआ है भक्ति आंदोलन आपके पास। अगला टॉपिक आपके पास होगा इस्लाम का भारत में आगमन, उससे जुड़ा हुआ होगा, नॉर्मल है, लेकिन इधर आपके लिए ये वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है। जैसे ये भक्ति आंदोलन महत्वपूर्ण है, उधर सीधे एकदम आ जाइए सूफी। सूफियों पर प्रश्न ये बनकर आता है कि भारत में सूफी मत का आगमन, ठीक बात, और सूफियों की विशेषताएं क्या थी, या फिर ऐसे भी बन सकता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता में सूफियों का योगदान क्या था, या भारत के साहित्य के विकास या संस्कृति के विकास में सूफियों का योगदान क्या हो सकता है। तो जब सूफियों को डीपली पढ़ेंगे तो उसके कई डायमेंशनल भी आ जाते हैं हमारे पास में। साथ साथ इस काल से जुड़ा हुआ साहित्य आपके पास है, जैसे तमिल और संस्कृत का साहित्य आपके पास आ गया, यहां पर ये आपके पास आ जाएगा। अल-बरूनी का प्रश्न कई बार आता है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक में आता है। अक्सर अल-बरूनी पर एक ही प्रश्न आता है, अल-बरूनी का भारत, यानी अल-बरूनी ने जो किताबुल हिंद की रचना की थी, किताबुल हिंद, तो उसमें भारत का जो विवरण दिया वही प्रश्न अक्सर घूम के आ जाता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, और साथ साथ इस समय का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग यहां पर आते हैं इसके बाद में, और अब आपका मेडवल हिस्ट्री वास्तविक रूप से प्रारंभ होता है, और ये टॉपिक आता है दिल्ली सल्तनत। ये हमारे पास आता है यहां पर दिल्ली सल्तनत। कहां से स्टार्ट होगा, 1206 से लेकर 1526। तो अब मेडवल हिस्ट्री का एक पार्ट हमने आपसे क्या बोला था, प्री मेडवल, और प्री मेडवल 7वीं सदी से लेकर लगभग आएगा 12वीं सदी तक आएगा। उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो आपके पास दिल्ली सल्तनत आएगा। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर आपके पास 1526, और फिर इसके बाद आएगा मुगल। तो फिलहाल हम लोग जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या होगा, दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत में आपको दिया गया है दिल्ली सल्तनत की स्थापना,
और आप जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो मोहम्मद गोरी के द्वारा हुई यहां पर। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि जब मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ उस समय भारत की राजनीतिक सामाजिक स्थिति क्या थी, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आपको टॉपिक याद करना है, यहां पर तैयार करना है मोहम्मद गोरी का आक्रमण और भारत की स्थिति। साथ साथ अगली जो चीज होगी वो इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ है और इस पर प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। बलबन देखेंगे, जो बच्चे भी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे उन्होंने जरूर एक टॉपिक पढ़ा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बलबन का राजत्व सिद्धांत। इसको किंगशिप थ्योरी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? किंगशिप थ्योरी, राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत। और ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, स्टूडेंट्स को पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, कई बार जब उनको समझाते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था और उस राजत्व सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी, आप सिर्फ बलबन पर यही टॉपिक तैयार करेंगे, ठीक है। इसी से प्रश्न आपको घुमा फिरा के दिया जाता है, इल्तुतमिश में इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ले रहे हैं और अगला टॉपिक देखिएगा। अब हम इसके बाद आ रहे हैं और फिर लेंगे, देखिए अब आपके पास आया बलबन के बाद ये नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया खिलजी क्रांति, ठीक है। खिलजी क्रांति क्या होता है? खिलजी क्रांति ये होता है आपके पास कि जो बलबन का राज्य चल रहा था और बाद में उसके जो निर्बल उत्तराधिकारी हुए तो उन उत्तराधिकारियों को जलालुद्दीन खिलजी ने गद्दी से हटा दिया। और जलालुद्दीन खिलजी ने जो गद्दी से हटाया उसको इतिहास में जाना जाता है खिलजी क्रांति के नाम से। तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पूछा था। ये जो टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको जरूर तैयार करना है। और क्या तैयार करना है? अलाउद्दीन खिलजी पर देखिए प्रश्न क्या बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार कार्य, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार कार्य, उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार कार्य, और तीसरा टॉपिक है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था, ठीक बात। जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के 3 टॉपिक को आप जरूर पढ़ेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार कार्य यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वर्क आप पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार कार्य आपके पास आ जाएंगे, और आर्थिक सुधार कार्यों का ही एक भाग है एक्चुअली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, और आपसे ऐसे घुमा के पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है ये कहां तक सक्सेसफुल थी या इसके उद्देश्य क्या थे, इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद हम लेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पर आप देख रहे हैं ये हिंदी में लिखा हुआ प्रकल्प, बड़ी भारी हिंदी है, इंग्लिश पढ़िएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगी। प्रोजेक्ट सुनो, जिन बच्चों ने भी मेडिवल हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा होगा, हालांकि जब मेरा वीडियो आप देखेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सर ये होता है। और मोहम्मद बिन तुगलक की 4 योजनाएं थी, और उन 4 योजनाएं, चारों की चारों योजनाएं असफल थी। बहुत सारे छात्रों को पता होगा, चलो मैं बोल देता हूं। मोहम्मद बिन तुगलक की एक योजना थी राजधानी का परिवर्तन, दिल्ली से उसने दक्षिण भारत में दौलताबाद में राजधानी परिवर्तित की। एक योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, एक योजना थी खुरासान अभियान, और एक योजना थी दोआब में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ सोच के तो खैर ये योजना चलाई होगी, जो भी उसने सोचा होगा, लेकिन कमाल की बात है कि किसी कारणवश ये योजनाएं असफल हो गई, और जिसके कारण राज्य में आर्थिक घाटा तो हुआ ही हुआ, राज्य में जगह जगह पर विद्रोह भी हुए। तो यहां पर ही प्रश्न ये पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की 4 योजनाएं क्या थी और उनकी असफलताओं के कारण क्या थे, ठीक बात। सीधे सीधे आप इसको तैयार करेंगे। तो जो ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, जो बात मैंने अभी आपको बोली है उससे रिलेटेड है एक्चुअली में, वो पूरी। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के कृषि उपाय, सिविल इंजीनियरिंग, लोक निर्माण में उसकी उपलब्धियां सुनिए। फिरोज शाह तुगलक पर प्रश्न क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक एक्चुअली में जो उसका शासन था वो दिल्ली सल्तनत में बड़ी आर्थिक समृद्धि का काल माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर एक खोखलापन या उसका जो पतन है वो लगभग प्रारंभ हो चुका था। तो फिरोज शाह तुगलक पर उसकी उपलब्धियों में खास तौर पर उसके आर्थिक सुधार कार्य क्या थे ये आपसे पूछा जाएगा, और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक का जो काल था
वो आर्थिक समृद्धि का काल था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के पतन का भी प्रारंभ का भी काल था। ये आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अंत में दिल्ली सल्तनत का पतन, और पतन से संबंधित बहुत ही सामान्य कारण होते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का पतन किन कारणों से हुआ, उसमें मोहम्मद तुगलक का योगदान कितना था, फिरोज शाह तुगलक का योगदान कितना था, उलेमाओं का योगदान कितना था, अमीरों का योगदान उसमें कितना था, इक्ता प्रणाली का योगदान उसमें कितना था, ये सब इसके अंदर आपके पास आता है। ठीक है ना। साथ साथ अब हम अगली लेके चलेंगे इसमें बात, और दिल्ली सल्तनत के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप यहां देखिएगा हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो 13वीं 14वीं शताब्दी का समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक आपके पास होगा। यहां पर देखेंगे, देखिए यहां हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहां थोड़े से समाज से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे, और समाज से जुड़े हुए प्रश्न ये पूछे जाएंगे जैसे 13वीं 14वीं सदी का समाज है, खुद ही बोल रहा है समाज है, वहां की कल्चर है और अर्थव्यवस्था। तो 13वीं 14वीं सदी यानी 13वीं सदी आप यहां पर ले लेंगे, 1300 के बाद ले लेंगे, 14वीं सदी और 15वीं सदी हमारे पास आ गई। तो इसमें उस समय का समाज, उस समय की कल्चर और अर्थव्यवस्था, जैसे उदाहरण के तौर पर इस समय का समाज, ग्रामीण समाज किस प्रकार का था, भक्ति आंदोलन आप देखिएगा, सूफी, अभी मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा था, पहले भी हम जब पढ़ रहे थे तब भी बार बार आपके पास भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन आ रहा था। तो ये टॉपिक अगर आप एक ही बार तैयार कर लें तो इससे पहले का जो टॉपिक था वहां भी आपका तैयार हो जाएगा, और जो 17 नंबर का पॉइंट आपको दिया हुआ यहां भी तैयार हो जाएगा। तो भक्ति और सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारत में आप तैयार करेंगे। इसके अलावा एक और चीज आएगी, अब कुछ ऐसे नए प्रश्न आ रहे हैं, खासकर पहले नहीं आते थे, अब आते हैं, और वो है 13वीं 14वीं 15वीं सदी, या कई बार 16वीं 17वीं में भी जाता है, मिडल में भी आप देखेंगे मिलेगा आपको ऐसे ही। इस समय पर, या सीधे सीधे ये कहिए मध्यकाल में, मध्यकाल में देसी भाषाओं का साहित्य, ठीक है। और अगर मैं मध्यकाल में देशी भाषाओं का साहित्य लूं तो खास तौर पर इसमें संस्कृत आ जाएगा आपके पास में, इसी तरह से हिंदी आपके पास आएगा, यहां पर फारसी आपके पास आ जाएगा, बाद में जाकर उर्दू आपके पास आ जाएगा। तो आप ये ऐसे तैयार करेंगे कि मध्यकालीन भारत में संस्कृत का विकास क्या हुआ, उर्दू का, फारसी या तुर्की का विकास क्या हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर फारसी साहित्य आपके पास आ ही गया। उत्तर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, तो क्षेत्रीय भाषाएं कौन सी हैं, हिंदी भी क्षेत्रीय भाषा है, अवधी क्षेत्रीय भाषा, ब्रज आपके पास क्षेत्रीय भाषा है आपके पास, दक्षिण भारत की भाषाओं का विकास जैसे तमिल, ये आपके पास यहाँ पर आ गया। दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य, चित्रकला, ये आएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको क्या देखना है, दिल्ली सल्तनत में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यहां पे इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे तो कृषि उत्पादन, नगरीय अर्थव्यवस्था, और साथ साथ ये टॉपिक आएगा। कुल मिलाकर अगर हम इसको पढ़ें तो सीधे सीधे शब्दों में ये पढ़ा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी, कृषि की व्यवस्था क्या थी, शिल्प उद्योगों की व्यवस्था क्या थी, और व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था क्या थी। ये टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है। आगे देखते हैं, इसमें देखेंगे। आप देखिए, अब हमारे पास लगभग लास्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं यहां पर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा वो ये कि यहां पर अब है 15वीं और 16वीं सदी के राजनीतिक घटनाक्रम। 15वीं 16वीं सदी के राजनीतिक घटनाक्रम यह है कि इस समय जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया तो बंगाल भी स्वतंत्र होता है, उत्तर भारत के कई राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं, दक्षिण भारत में बहमनी राज्य का उदय होता है, दक्षिण भारत में ही विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है, ठीक है, मालाबार राज्य का उदय आपके पास होता है। तो कहने का मतलब है जब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ तो उसकी जगह पर क्या हुए, छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। तो उससे जुड़े प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हमसे लिया जैसे बंगाल है, कश्मीर का राज्य आपके पास है, ये आपसे पूछा जाएगा। और प्रश्न की दृष्टि से इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके पास वो है विजयनगर साम्राज्य। सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा हमारे पास, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था, ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, और विजयनगर का कला स्थापत्य आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और साथ साथ वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था महत्वपूर्ण होगा। तो विजयनगर थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। एक मैंने आपको बताया विजयनगर का समाज महत्वपूर्ण होगा, विजयनगर का आप प्रशासन देखेंगे ये महत्वपूर्ण होगा, और साथ साथ विजयनगर की कला संस्कृति से जुड़े हुए अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा अब लोधी वंश है, लोधी वंश उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं रहेगा।
मैंने अब बताया था आपके पास जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी तो दिल्ली सल्तनत के बाद आपके पास जो नेक्स्ट साम्राज्य होगा वो हमारे पास होगा मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य ये 1526 से लेकर ये चलेगा आपके पास, यहां जहां हम लोग बात करेंगे इस जगह पर, ये 1707। ठीक है, यहां तक रखेंगे। हालांकि मुगल साम्राज्य तो सही ढंग से 1857 में खत्म होता है, लेकिन 1707 इसलिए क्योंकि औरंगजेब तक की डेट होगी, तो हमें यहीं तक पढ़ना होता है। यहां पर जाकर मुगल साम्राज्य में क्या होगा, मुगल साम्राज्य में सबसे पहले बाबर का जब भारत पर आक्रमण होता है, तो बाबर के आक्रमण में तो सबसे महत्वपूर्ण एक ही युद्ध होता है, वैसे तो 4 हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पानीपत का युद्ध है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब बाबर का भारत पर आक्रमण हुआ तो उस समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक, आर्थिक स्थिति क्या थी, खासतौर पर राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो 1526 में जब बाबर का आक्रमण हुआ उस समय दिल्ली सल्तनत तो अपने पतन के दौर में चली रही थी, तो राजनीतिक स्थिति क्या थी, ये बाबर के आक्रमण के समय पर प्रश्न बन सकता है। सूर साम्राज्य, ये देखिए कहां से आया हमारे पास। जो बच्चों ने तैयारी की होगी वो जानते होंगे कि बाबर के बाद गद्दी पर कौन आता है, हुमायूं, और 1540 में बिहार का शासक शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करता है, और 1540 से 1545 कुल मिला के 1555 तक हुमायूं को भारत की गद्दी से हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर शेरशाह सूरी और उसके वंशजों का शासन होता है, जिसे इतिहास में हम सूर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। कब से कब तक, 1540 से लेकर 1555 तक। ठीक है, इस बीच में मुगल साम्राज्य भारत से खत्म हो जाता है, तो इस बीच में आपको देखना सूर साम्राज्य से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें केवल एक ही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ, बस, कि शेरशाह सूरी अकबर का अग्रगामी था। शेरशाह सूरी के जो आर्थिक सुधार कार्य थे वो अकबर के अग्रगामी थे, या शेरशाह सूरी एक बेहतर शासक प्रबंधक था, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सूर वंश में आपको और कुछ खास तैयार नहीं करना, केवल और केवल आपको शेरशाह सूरी तैयार करना। ठीक बात। उसके बाद क्या होता है, हुमायूं 1555 में भारत में वापस आता है। शेरशाह सूरी के जो वंशज थे उसकी हत्या करके हुमायूं फिर गद्दी को प्राप्त करता है और अपना मुगल साम्राज्य चलाता है। ये प्रश्न आएंगे। तो इसके साथ अगला जो टॉपिक हमारे पास होगा वो 15वीं 16वीं सदी में आपके पास होगा समाज, कल्चर। विजयनगर की तो देखो मैंने ऊपर ही आपको लिख के दिया था, समाज, प्रशासन, कला, संस्कृति। उन्होंने फिर घुमा के हमें दे दिया विजयनगर साम्राज्य का समाज, संस्कृति, साहित्य, कला। ये बात हमने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर ही लिख के दे दी थी। तो होता क्या है, यही हम कह रहे थे कि सिलेबस को यह ध्यान रखना होता है कि भटकाव ना हो। अगर मुझे विजयनगर पढ़ना है तो मुझे पहले से ही पता था कि विजयनगर का प्रशासन, विजयनगर का समाज और विजयनगर की मैंने कला संस्कृति आपको पहले ही बताई थी और वो उन्होंने बाद में जाके वहां पे रख दी। ठीक बात, ये पहले ही पता होना चाहिए। तो किस टॉपिक से क्या प्रश्न आपके पास बनेगा ये कंफर्म अगर आपको पता है तो आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब हम आए नेक्स्ट, हमने कहा अगला जो टॉपिक हम ले रहे थे, गद्दी पर अकबर आया। अकबर से जुड़े हुए प्रश्न हमसे देखिए क्या पूछे जाएंगे। अकबर से जुड़े हुए जो हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे, एक तो अकबर ने जब अपना शासन कार्य प्रारंभ किया 1556 से शुरू किया तो उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, खासतौर पर मुगल साम्राज्य की स्थिति कैसी थी। लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, अकबर में दो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो अकबर की राजपूत नीति और एक अकबर की धार्मिक नीति। ठीक है, देखिए अकबर की मनसबदारी प्रणाली भी अपनी जगह पर चलिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, अकबर की मनसबदारी प्रणाली भी महत्वपूर्ण होगी। अकबर की राजपूत नीति मैंने अभी आपको बताया है, और अकबर की खास तौर पर धार्मिक नीति। ठीक है, और यही धार्मिक नीति कहलाती है सुलह कुल की नीति, सुलह कुल का सिद्धांत कहलाता है। तो कोई बात नहीं, अकबर पर 3 टॉपिक आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, अकबर की राजपूत नीति, और एक अकबर की धार्मिक नीति जिसे हम यहां पर सुलह कुल के नाम से भी जानते हैं। यह अकबर का बिल्कुल एकदम कोर पॉइंट होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, ये नॉर्मल है और ये टॉपिक ऐसे पूछा जाएगा कि मुगल काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दशा क्या थी, ये पूछा जाता है, सामान्य प्रश्न होता है। इसके बाद अगर हम लेंगे तो ये देखिएगा, अकबर के बाद गद्दी पर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का शासन आता है और उनसे जुड़े हुए प्रश्न हम देखेंगे क्या आएगा। देखिए अकबर के बाद जहांगीर का शासन आया, शाहजहां का शासन आया, औरंगजेब का। ठीक बात, हमसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे देखेंगे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की धार्मिक नीति। और इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण धार्मिक नीति है, या तो मैंने अकबर की आपको बताई थी धार्मिक नीति सबसे महत्वपूर्ण होगी, और अकबर के बाद सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नीति औरंगजेब की।
तो दो को तो आप जरूर तैयार करिएगा, एक अकबर की धार्मिक नीति और एक हमारे पास किसकी होगी, औरंगजेब की धार्मिक नीति, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य का स्वरूप, तो इसको आप ऐसे तैयार करेंगे हम लोग कि मुगल काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका जो ढांचा था वो किस प्रकार का ढांचा था वो यहां पर तैयार होगा। साथ साथ इसके अलावा शिवाजी का मराठा राज्य आ जाएगा, और मराठा राज्य शिवाजी का जो एक संकल्पना थी कि दक्षिण भारत में हमारा एक मराठा राज्य होगा, उस मराठा राज्य को लेकर शिवाजी और मुगलों के बीच में किस प्रकार के संघर्ष हुए ये जानना आपके लिए जरूरी होगा। कौन कौन से प्रमुख युद्ध हुए ये महत्वपूर्ण होगा, और इसके अलावा शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहां तक टॉपिक होगा, आगे देखते हैं हम लोग इसमें। देखिए अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं, बस लास्ट की ओर चल रहे हैं अब हम लोग। देखिए अब हम लोग बढ़ गए लगभग 16वीं-17वीं सदी, और 16वीं-17वीं सदी में फोकस किया गया है दो चीजों पर, अर्थव्यवस्था और समाज। इन दो चीजों पर फोकस किया गया, अर्थव्यवस्था और समाज। तो आपको कुल मिलाकर यह देखना है, मैं आपको फाइनली बात बताऊं कि 16वीं और 17वीं सदी में एक्चुअली में भारत में यूरोपियों का आगमन हो चुका, पुर्तगालियों का आगमन हो चुका, डच आ रहे हैं हमारे पास में, उनका भी आगमन हो चुका है, और अंग्रेजों का भी लगभग आगमन हो चुका है, ठीक बात। तो 16वीं-17वीं सदी में एक तो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी, और साथ साथ इन यूरोपियों का जो भारत में आगमन हुआ इसका कारण क्या था, ठीक है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह का बदलाव हुआ ये हमें देखना होगा। तो आप देखिएगा यहां पर जैसे कृषिगत उत्पादन है, शिल्प उत्पादन है, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी कंपनियों के साथ यूरोपियों का जो इनका व्यापार वाणिज्य है ये आपको देखना है, भारतीय व्यापारी वर्ग है। मेरा कहने का मतलब है कि आप इनको टुकड़ों में मत पढ़िए, बल्कि आप इनको सीधे सीधे पढ़ो। 16वीं-17वीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, और जब यूरोपीय भारत में आ रहे हैं तो उसका बदलाव क्या हुआ, इसको पूरे वे में एक साथ आपको देखना है। नेक्स्ट है, आगे देखिएगा। अब हम लोग थोड़ा और लास्ट में चले, इसमें यहां तक हम देखेंगे, और हम इसमें ये देखेंगे अब मुगलों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपसे और पूछे जा रहे हैं, और देखेंगे मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाएंगे। हालांकि ये बात हमें मुगलों में ही कर लेनी चाहिए थी। मुगलों में उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, साहित्य का विकास मैंने पहले ही बताया था, और कला संस्कृति। तो देखिएगा मुगल काल में फारसी इतिहास और उसका साहित्य, हिंदी उसका साहित्य, मुगल स्थापत्य कला, कला संस्कृति, चित्रकला, प्रांतीय कला शैली, ठीक। हमने आपको एक बात पहले ही बताई थी कि आप सीधे सीधे मध्यकाल को उठाइए, और मध्यकाल को कहां से उठाना है, 1206 से लेकर 1707, जिसमें दिल्ली सल्तनत भी आ जाएगी, मुगल भी आ जाएंगे, और सीधे सीधे आप इसमें साहित्य का विकास पढ़िए बस। और जब आप साहित्य का विकास ये वाला पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो दिल्ली सल्तनत में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, यहां अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये टॉपिक आपके पास पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा ये टॉपिक तो हो गया हमारे पास, मुगल स्थापत्य कला, ठीक बात, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न होगा, वो दिल्ली में भी था। चित्रकला ये महत्वपूर्ण होगा, और प्रांतीय स्थापत्य कला ये टॉपिक आपके पास होगा। कभी कभी मुगलों में आजकल एक आध प्रश्न और पूछे जा रहे हैं कि मुगल काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो विकास थी उसकी कंडीशन क्या थी, ये तो दिल्ली सल्तनत में भी था, तो वहां भी तैयार करेंगे और हम लोग यहां भी तैयार करेंगे। देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब इसके बाद है मुगल काल का पतन हो रहा है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास में। तो जब मुगल काल का पतन हो रहा है तो उस समय से जुड़े हुए प्रश्न क्या होंगे, तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारक आपको ध्यान होगा। दिल्ली सल्तनत में भी तो सेम टॉपिक था, दिल्ली सल्तनत में सेम टॉपिक ये था कि दिल्ली सल्तनत का पतन है तो उसके कारक ही तो पूछेगा आपसे, तो दिल्ली सल्तनत के पतन के कारक सेम उसी प्रकार से मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, एक ही बात कॉमन है, ठीक है। साथ साथ क्षेत्रीय सामंत्य राज्य होगा। जब मुगलों का पतन होगा तो 10 नए छोटे छोटे राज्य भी उभरते हैं। जैसे देखो लखनऊ के पास में अवध, ये हमारे पास आया, बंगाल में आपके पास में नवाबों का शासन आएगा, उसी तरह से दक्कन में निजाम का शासन हैदराबाद में हमारे पास आएगा, इसके बारे में देखना है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। और ये टॉपिक क्या है, शिवाजी, हमने पहले देखा था, और जानते होंगे शिवाजी के बाद महाराष्ट्र में पेशवाओं का शासन आता है। तो जो महाराष्ट्र में पेशवाओं का शासन आता है उसमें एंग्लो मराठा वार से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यहां पर महत्वपूर्ण होगा।
पानीपत का युद्ध, ये पानीपत का तृतीय युद्ध है आपके पास में, और ये मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो इसको अलग से क्यों पढ़ना, जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे, जब हम पेशवा पढ़ेंगे तो ये तो अपने आप ही आ जाएगा आपके पास। मैंने अभी बताया था जब मराठा पढ़ेंगे तो मराठों से जुड़े प्रश्न भी आएंगे। साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्य की पूर्व संध्या में राजनीतिक, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था की स्थिति, कहने का मतलब है हमारे पास है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो भारत में सन 1600 में आ रही है, लेकिन भारत में सन 1757 उसकी राजनीतिक विजय की डेट मानी जाती है। प्लासी का युद्ध, जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे। तो भारत में जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, वो अंग्रेजों की राजनीतिक विजय का पहला कदम था। ठीक उससे पहले 1757 से पहले भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, भारत की सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, और भारत की अर्थव्यवस्था, ये आप जान लीजिएगा। इससे जुड़े प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अब तो आप भी देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है। तो हम लोगों ने अभी जो इस वीडियो में आपसे चर्चा की थी वो इतिहास वैकल्पिक विषय से जुड़े हुए मध्यकालीन भारत का जो वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम था उससे आपसे चर्चा की थी। और हमारा उद्देश्य ये था कि पाठ्यक्रम पर आप ध्यान दें और पाठ्यक्रम के जो भी सेक्शन मैंने आपको बताए हैं उससे जुड़े हुए कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जब हम लोग क्लासेस में डिस्कशन करेंगे तो क्वेश्चन के उस पैटर्न पर किस तरह से प्रश्न के उत्तर को लिखा जाता है ये जानना अगला कदम हमारे लिए होता है। तो इस वीडियो में आपके साथ इतना ही, धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में